अस्सलाम वालेकुम। हेलो। कैमरा लगाओ आप। क्या बैठने वाला नहीं है इस से माइक वो उसमें है ना, इसका लगा स्पीकर लगा दो, आवाज आएगी क्यों नहीं आएगी? नहीं जाएगी दूर से नहीं स्पीकर ऑन कीजिएगा। मैं सर जी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। प्रॉपर आ रही है ना? यस सर। ओके, तो आई थिंक सब लोग आ गए। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था? वी हैव स्टडीड अबाउट माइटोसिस, एम आई राइट? हम लोगों ने माइटोसिस को स्टडी किया था। इफ यू पीपल रिमेंबर, हमने कहा था कि हमारे पास जो भी लिविंग सेल है, that they are, if they are not diploid cell, कि अगर वो डिप्लॉयड नहीं है तो they are diploid. They are diploid, then they will undergo mitosis. कि वो माइटोसिस के थ्रू क्या करेंगे? अपने आप को डिवाइड करेंगे। हमने
कहा था कि जो भी एक सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल का मतलब क्या है? सेल साइकिल का मतलब है कि एक सेल से न्यू सेल का इवॉल्व होना। ये आपके पास एक सेल है, इसमें कितने सेल इवॉल्व हो? 2 सेल इवॉल्व हो। नाउ दिस इज कॉल्ड एज योर सेल साइकिल। तो ये सेल साइकिल के अंदर क्या कौन से इसमें जो डिवीजन इन्वॉल्व होती हैं? पहले आपने कहा था कि इसके अंदर एक इंटरफेज होती है, दैट इज लॉन्गर प्रोसीजर। एंड सेकेंडली आपने कहा था कि इसमें क्या होती है? माइटोटिक फेज होती है। इफ इट इज अकरिंग टू माइटोसिस, और देन इसमें क्या होती है? साइटोकाइनेसिस होती है। और देन ये जो आपके पास माइटोटिक फेज थी, इसमें फर्दर कौन कौन सी फेजेस थी? आपके पास प्रोफेज थी, आपके पास मेटाफेज थी, आपके पास एनाफेज थी, देन what had occurred टेलोफेज। एम आई राइट? ऐसे ही है। और देन ये जो आपके पास इंटरफेज थी, ये आपके पास कौन कौन सी? G1 फेज, देन ये आपके पास S फेज, एंड देन दिस वन वाज योर G2 फेज। ठीक है। और इधर आपके पास क्या आ जाती है? ये G0 फेज आ जाती है। इट सेल इज परमानेंटली गोइंग टू रेस्टिंग फेज। तो ये आपके पास क्या था? ये आपके पास सेल साइकिल था। एक सेल साइकिल कैसे कंप्लीट होता है कि सेल पहले क्या करता है? इंटरफेज में जाता है। इंटरफेज में जो उसके पास मटेरियल है वो उसको डबल करता है। अब मैंने ये जो चाहिए माइटोसिस भी उसको क्या करता है? प्रिपेयर करता है। देन इट इज एंटर्ड इनटू माइटोटिक फेज। और माइटोटिक फेज के बाद जब ये स्टेप्स हो जाते हैं, देन क्या अकर होती है? साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस से क्या होता है? 2 सेल्स इवॉल्व हो जाते हैं जिनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। जितने इस पेरेंट सेल के अंदर थे, इतने क्रोमोसोम की तादाद इन डॉटर सेल के अंदर होगी। ठीक है। इनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आई, तो इसको इसलिए क्या कहते हैं? इक्वेशनल फेज भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन। एक इसके अंदर जो डिवीजन हो रही है उसमें क्या है कि जितनी क्रोमोसोम की तादाद आपकी पेरेंट सेल के अंदर है, उतनी कितनी किसके अंदर होगी? आपका डॉटर सेल के अंदर होगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके पास जो मियोसिस होती है। इसका दिन हमने क्या देखा था? इसको हमने डायग्रामेटिकली देखा था कि आपके पास जो अनियन रूट्स हैं, डेवलपिंग अनियन रूट्स, उनके अंदर हमने स्लाइड के अंदर देखा था कि ये वाले जो फेजेस थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इनको हमने कंफर्म भी किया था। एम आई राइट? कोई इसमें अगर आपकी ये वाला जो माइटोसिस वाला पार्ट है, इसमें अगर आपकी कोई गिनती के ना तो आप लोग पूछ सकते हैं। देन हम आज लोग स्टार्ट करेंगे डेट विद और मियोसिस। मियोसिस बेटा आप लोगों की कोई थ्योरी है इस माइटोसिस में तो आप लोग पूछ सकते हैं। शाबाश। सारा क्लियर है इसमें? एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आपसे जब रिस्पांस मांगा जाए तो आप आगे से ना रिस्पांस किया करें, तो इससे ये कुछ पता चलता है कि आप लोग अटेंटिव बैठे हैं। वरना मुझे क्या होगा कि आप लोगों को रिमूव करना पड़ जाता है मीटिंग से कि देन बाकी सब अटेंटिव हो जाए। जब भी आपसे Okay. कुछ क्वेश्चन किया जाए तो आप लोग आता है नहीं आता है अब्रप्टली बोल पड़ा करें कि सारा ऐसे है या नहीं है। अच्छा ठीक है। मियोसिस क्या होती है? ये आपके पास रिडक्शन यूनिट होती है। सर आपकी वॉइस बहुत लो है। वॉइस नहीं आ रही? यस सर, बहुत कम आ रही है। शादेब इधर आओ यार, वॉइस बड़ी कम आ रही है। ये देखो चेक करो क्या है। अब आ रही है? Yes, sir.
हाँ चेक। अच्छा, ये जो आपके पास मियोसिस होती है, डेट इज रिडक्शन डिवीजन, ये किधर अक्कर होती है? ये आपके पास उन सेल्स के अंदर अक्कर होती है डेट आर डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल का मतलब क्या है कि जिनके अंदर जो क्रोमोसोम्स की अमाउंट है वो क्या है, वो कंप्लीट है। लेट्स सपोज मैं एक बात बताऊँ, ये आपके पास एक सेल है और इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। और अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम, कुछ किधर से आए हैं, पेरेंटल है, मैटरनल है, मैटरनल पार्ट के हैं, और कुछ किधर से हैं, मैटरनल पार्ट से आते हैं। मसलन कैसे कि जब क्या होती है आपके पास जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसे बनता है कि जब आपके पास क्या आता है, एक एग सेल आता है और एक आपके पास स्पर्म आता है। एग के अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23, और स्पर्म के अंदर कितने होते हैं, 23। बट जब ये मिलते हैं तो आपके पास कितने बन जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। तो ये 46 क्रोमोसोम जो है, ये एक्चुअली क्या है कि ये वाला जो है 23, इनको आप 1n कहते हैं और इनको भी आप 1n कहते हैं। ये इक्वली n जो है, इसको आप क्या कहते हैं, हाफ। ये आपके पास हाफ होता है। जब 2 को आप हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास क्या बनता है, ये कंप्लीट जो आपके पास जीनोम है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो सेल के अंदर जो कंप्लीट पेयर होते हैं, वो कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और पेयर कितने होते हैं, 23 पेयर फॉर्म होते हैं। अच्छा, ये वाले जो है आपके पास क्रोमोसोम, इनमें जो हाफ अमाउंट है, दिस वन egg obviously comes from maternal side, और ये जो आपका sperm है, that also comes from paternal side। कि एग और ये जो आपके पास स्पर्म है, इनकी जब क्या होती है, मैटिंग होती है, या इनकी जब क्या होती है, ये जब आपस में मिलते हैं तो आपको क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के अंदर देन कितने हो जाते हैं आपके पास, 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आपके पास ईच सेल के अंदर कितने होने चाहिए, 23 होने चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होती है। रिडक्शन डिवीजन कैसे होगी कि इसमें क्या असर होगी, मियोसिस असर होगी। मियोसिस जब असर होगी तो इसमें क्या होगा, इस 46 से आपके पास कितने सेल वाले क्रोमोसोम बनेंगे, 23 वाले। तो ये क्योंकि इसमें 46 है तो इसमें मियोसिस 1 से कितने बनेंगे, 23। 23 ईच के अंदर होंगे, और देन आपके पास मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 2 सिमिलर एज योर माइटोसिस। तो इससे ईच सेल से कितने बन जाएंगे आपके पास, 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, और ईच के अंदर कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे इन ईच सेल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है कि ये आपके पास मियोसिस है और ये माइटोसिस है। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो आपके पास पेरेंट सेल था, इस वन, इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 हैं, और एंड पे आपके पास कितने आ रहे हैं, 23 आ रहे हैं। लेकिन आप इधर देखें, क्या आपके पास जो पेरेंट सेल है, इसके अंदर पहले कितने थे, इसके अंदर 23 थे, लेकिन एंड में जब आपके पास पेरेंट सेल बने हैं, डॉटर सेल बने हैं, तो इसके अंदर में कितने आए हैं, 23 आए हैं। इसमें
इसमें क्या हुआ है कि इसके अंदर कोई रिडक्शन नहीं हुई, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया है, रिडक्शन हो गई है। इसलिए इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, ये आपके पास रिडक्शन डिवीजन होती है। ये एक्चुअली अक्सर होती है इन योर जाइगोट, या फिर जब आपके पास क्या करनी हो, आपके जो गैमेट्स है, जो आपके गैमेट्स सेल्स हैं, गैमेट्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन मेल बॉडी की, ह्यूमन मेल, तो ह्यूमन मेल के अंदर कौन सा गैमेट्स बनता है, आप लोग कहते हैं कि ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर गैमेट्स बनते हैं स्पर्म, और देन गैमेट्स क्या बनते हैं आपके पास, एग आल्सो एग प्रोड्यूस इन ह्यूमन फीमेल बॉडी। ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर कौन सा गैमेट्स बनता है, एग बनता है। और ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर क्या बनता है, गैमेट्स बनता है, स्पर्म बनता है। ये स्पर्म एक्चुअली किधर बनता है, ये स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर बनते हैं। एंड these eggs are where they are produced in ovarium, that is actually a site in the uterus, sorry, or in follicle tube, that is present in female reproductive part। तो ये उधर आपके पास क्या बनते हैं, ये जब आपके पास गैमेट्स बनते हो, गैमेट्स, ये जो स्पर्म की प्रोडक्शन है इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सर नजर नहीं आ रहा। और ये जो आपके पास एग की प्रोडक्शन है इसको कहते हैं, एग की प्रोडक्शन को आप लोग कहते हैं oogonogenesis। ठीक है, ये जो आपके पास गैमेट्स बनने होते हैं मेल बॉडी के अंदर या फीमेल बॉडी के अंदर, और दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। ठीक है, तो ये मियोसिस के थ्रू आपके पास क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, और देन यही गैमेट्स मिलते हैं, देन क्या आती है, जो ऑफस्प्रिंग होती है उसमें क्या आती है, वेरिएशन आती है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में जाए, हमारे पास जो मियोसिस है, मियोसिस, अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहें कि मियोसिस में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो मियोसिस इज आल्सो सिमिलर टू योर mitosis, but its prophase is somewhat different from your prophase of mitosis। वो देख लेते हैं उसमें क्या कुछ होता है। आप लोग कहते हैं कि आपके पास जो मियोसिस होनी होती है, डेट occur in your diploid cell, डिप्लॉयड सेल में क्या होता है कि आपका जो क्रोमोसोम है, दिस इज आल्सो योर क्रोमोसोम एंड दिस वन आल्सो अ सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम है और ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम डिफरेंशिएट इस पेज पे होते हैं कि दिस वन इज योर सेंट्रोमियर, इसमें भी सिंगल सेंट्रोमियर है, और इसके अंदर भी क्या है, सिंगल सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर एक्चुअली क्या होती है, सेंट्रोमियर इज सेंटर ऑफ योर क्रोमोसोम योर बोथ योर क्रोमेटिड्स। एक्चुअली इसमें अगर इसको आप क्रोमोसोम कह रहे हैं, एक्चुअली क्या चीज़ है, आप लोग कहते हैं कि आपका दिस वन इज योर सेल, तो आप लोग कहते हैं कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे डिस ऑर्गेनाइज होते हैं। ये जब सेल किस स्टेज में होता है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, बट व्हेन इट एंटर इन डिवाइडिंग स्टेज, तो आप कहते हैं कि ये वाले जो, अगर हम कहते हैं कि अगर हम इस एक थ्रेड को लें, दिस वन, ये वाला जो हमारे पास थ्रेड है, इसको अगर हम थोड़ा मैग्नीफाई करें तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाते हैं, ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाते हैं, दिस वन, ऐसे।
अच्छा, देन अगर हम इसको मजीद ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर आ जाता है, इसको अगर हम मजीद मैग्नीफाई करें तो इसमें क्या बनता है कि ये इसके अंदर मजीद क्या ग्रोथ होती है, थ्रेडनिंग होती है, ऐसे थ्रेड इसके अंदर होते हैं। और इस अगर मैथ को अगेन हम थोड़ा मैग्नीफाई करें इस मैथ को, तो क्या नजर आता है आपको, कॉइलिंग नजर आती है, सुपर कॉइलिंग ऐसे। अगर आप इस सिंगल कॉइल को ओपन करें, दिस वन, इस सिंगल कॉइल को आपने ओपन किया तो देन आपको क्या नजर आएगा कि ये कैसे डबल है, और देन यहाँ पर क्या है, एक राउंड शेप की प्रोटीन है, देन अगेन क्या है, यहाँ कॉइल आ जाती है, और यहाँ पर अगेन क्या अपना रैप हुआ है, इसमें आपके पास जो प्रोटीन है वो रैप हुई हुई है। अगर आप इस एक पार्ट को मजीद मैग्नीफाई करें, दिस वन, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास एक डबल हेलिक्स आ जाता है। आप देखते हैं कि ये क्या है, डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, और इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के ऊपर क्या लगे हुए हैं, कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं, कुछ न्यूक्लियर टाइड लगे हुए हैं, न्यूक्लियर बेसिस लगी हुई है। और इसको, इस पार्ट को आप क्या कहते हैं, ये आपके डीएनए पार्ट है, डीएनए है। डीएनए के अंदर आपके पास क्या होता है, एक आपके पास पेंटोज शुगर होती है, और देन उसके साथ क्या अटैच होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, और एक इसके साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। और इस सारे का मिला के आप क्या कहते हैं, आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। ये आपके पास हो सकते हैं एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, और ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट। ये आपके पास एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो ये इनके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, सर आपकी यहाँ से स्क्रीन लेके नहीं शो आप, हो रही। बोर्ड नहीं शो हो रहा, अब शो हो रहा है? यस सर। अच्छा ही तो शो हो नो सर। सर अभी भी नहीं हो रहा। माइक्रोफोन है। अब हो रही है, अब हो रही है आपको स्क्रीन? यस सर, अब हो रही यस सर। अच्छा, यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से पहले जो आपके पास अगर आप देखें इसके ऊपर क्या है कि एक स्पेसिफिक पार्ट को आप क्या कहते हैं, ये आपका जीन होता है। एक स्पेसिफिक पार्ट जिसके अंदर डिफरेंट क्या न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट हो, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, ये आपके पास जीन है। जीन में एक्चुअली क्या होती है, डिफरेंट क्या होती है, आपके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन किसकी शक्ल में होती है, ये आपके पास कोडान की फॉर्म में होती है कि आपके पास अगर ये वाले कोडान हो जिसमें आपके पास क्या बन जाते हैं, 64 पेयर बनते हैं आपके पास डिफरेंट कोडान से, तो उनसे डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं। तो आप कहते हैं जो आपके पास क्रोमोसोम है उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, जीन्स लगे होते हैं, और हर एक जीन क्या है, हर एक जीन स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक है कि आपके ये जो क्रोमोसोम है इसके एक बाजू के ऊपर कौन सा जीन लगा हुआ है कि जो आपकी आई को, आई के कलर को कंट्रोल कर रहा है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक और जीन लगा हुआ क्या कर रहा है कि जो आपकी हाइट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। फिर मैं कहता हूँ यहाँ पर एक और जीन लगा हुआ क्या कर रहा है कि वो आपकी इंटेलिजेंस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये वाले जो क्रोमोसोम्स है ये आपके आखिरी किस्म होते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या लगे होते हैं, आपके जीन्स लगे होते हैं। जीन्स को आप जीन किसको कह रहे हैं, जो आपके पास एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के आपके पास जो सीक्वेंस है उसको आप क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जीन के अंदर मजीद आपके पास क्या लगे होते हैं, जैसे आपके पास न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में बेसिक पार्ट क्या होता है, एक आपके पास पेंटोज शुगर होती है, देन आपके पास न्यूक्लियर बेसिस होती हैं। न्यूक्लियर बेसिस कौन सी हैं आपके पास, एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन और थायामिन, इनमें से कोई एक अटैच होती है। और यहाँ पर आपके पास एक साइड क्या लगा है, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। और ये कैसे अरेंज होते हैं कि ये
गुआनिन, साइटोसिन और यहाँ पर थायामीन, और इधर एडेनिन, इधर गुआनिन, और यहाँ पर किसी तरह दरमियान में क्या बॉन्डिंग होती है, और इधर बेस पे साइड में क्या लगा होता है, ये सेंटर में फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, और इधर एंड वाली जो बैक बोनर पे क्या लगी होती है, आपकी शुगर लगी होती है, पेंटोज शुगर लगी होती है। और ऐसे आप इसको क्या कहते हैं, ये आपका 5 प्राइम एंड होता है, ये आपका 3 प्राइम एंड होता है। 5 प्राइम एंड का मतलब क्या है, दिस वन इज योर 3 प्राइम एंड दिस वन इज योर 5 प्राइम। ये आपका शुगर नंबर 5 है और ये आपकी शुगर नंबर 3 है। इसी बेस पर आप इसको क्या कहते हैं, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। अच्छा, हम बात कर रहे थे आपके पास क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम आपको आइडिया हो गया क्रोमोसोम में क्या होता है? यस सर। ये आपके पास सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर एक्चुअली क्या होता है कि सेंट्रोमियर इज अ पॉइंट वेयर कि आपका जो क्रोमोसोम है वहाँ पर वो क्या हो रहा है, इक्वली डिवाइड हो रहा है, या जहाँ पर वो क्या हो रहे हैं कि वो आपस में एक कंस्ट्रिक्टली क्या है, कंजुगेटेड है। अच्छा, यहाँ पर अगर एक और प्रोटीन लगी होती है जिसको आप क्या करते हैं, जिसे आप कहते हैं क्रोमाटिड, नहीं, इस प्रोटीन काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, यस, काइनेटोकोर, यस, क्या कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर एक्चुअली क्या है, प्रोटीन है, और इस प्रोटीन के अंदर ये क्या है, ये आपका सेंट्रोमियर एम्बेडेड होता है। अच्छा, ये अगर आप देखें तो ये इसके क्या है, ये सिंगल इसका क्या है, क्रोमाटिड है। अगर आप ये देखें तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल है, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होना होता है कि आपके पास जो डिप्लॉयड सेल है, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो कितनी होती है, वो कंप्लीट होती है। तो इसमें क्या होना है कि आपके पास रिडक्शनिस्ट जीन को कहते हैं कि आपके पास ये जो कंप्लीट आपके पास जो जीनोम है वो क्या हो कि आपके पास जो न्यू ऑफस्प्रिंग आनी है उसमें इक्वली क्या हो, ये पूरा पूरा जो जीनोम है वो क्या हो, डिवाइड हो। तो उसमें क्या होता है कि दन ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर एक और भी चीज़ आती है जो इसको मोस्ट एडवांस आप कंसिडर करते हैं, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से क्या आती है कि आपके पास जेनेटिक वेरिएशन आती है। अगर जेनेटिक वेरिएशन आएंगी तो देन क्या होगा कि आपके पास वही ऑर्गेनिज्म या वही स्पेसिमेन क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, जो कि टेस्ट होगा। लेट्स सपोज कि आप लोग कहते हैं कि जैसे कुछ जो है, जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जो हमारा कलर, जो हम लोग इधर मैदानी इलाकों से है, हमारा कलर गर्मी में क्या हो जाता है, थोड़ा ब्लैक हो जाता है, तो हमारी बॉडी में क्या ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, मेलानिन। मेलानिन, यस, हमारी बॉडी में ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, मेलानिन। और अगर आप इधर चले जाइए जो नॉर्दर्न एरिया के लोग हैं, इनके बॉडी में क्या ज़्यादा प्रोड्यूस, मेलानिन लेस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उनको उधर सर्वाइव करने के लिए मेलानिन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इधर आ जाए तो उनके लिए इधर गर्मी में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आती है। जेनेटिक वेरिएशन किस पे डिपेंड करती है, आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर। और क्या होता है जेनेटिक वेरिएशन से, अगर आप देखें कि लेट्स सपोज कि आप लोग को ये कहता है कि हम लोग कितने भाई हैं, हम लोग टोटल जो है वो हम 6 हैं। 6 में क्या है कि हम 5 ब्रदर हैं और एक हमारी क्या है, सिस्टर है। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो 100% क्या हो कि वो आइडेंटिकल हो। 100% आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि वो सारे ट्विन्स हो, कि वो उनकी जो हाइट है, या जो उनके अंदर इंटेलिजेंस है, या उनके अंदर जो उनकी आइज का कलर है, या जो उनके बोलने का अंदाज है, वो क्या वो सब का सेम हो। वो ऐसे नहीं होता। क्यों वो ऐसे क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर क्या आई हुई है, जेनेटिक वेरिएशन आई हुई है। इसके अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है कि यहाँ पर जो आपके पास जीन्स होते हैं, आपने कहा कि जो क्रोमोसोम्स है इनके ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, और जीन्स क्या कर देते हैं, आपस में क्या होती है, शफलिंग होती है। और उस शफलिंग से क्या होता है कि इनके अंदर क्या आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं। कि शफलिंग कैसे होगी, लेट्स सपोज ये आपके पास
maternal gene है, and this one is your maternal gene। कि ये कहाँ से है, ये आपका एग से आया हुआ है और ये कहाँ से आया, स्पर्म से आया हुआ है। तो क्या होगा कि यहाँ पर लेट्स सपोज क्या कहते हैं कि हमारे पास ये वाला जो जीन है ये क्या कर रहा है, ये हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रहा है, और इधर की जो मेटर्नल जीन है इसके ऊपर ये वाला जो जीन है ये क्या कर रहा है, ये भी हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रहा है। तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग आपके पास आएगी तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आ गई है, कि उसके अंदर कुछ जो है वो जो इंटेलिजेंस वाला जीन है वो किधर से आया है, मदर से आया है, और कुछ जो पार्ट है इंटेलिजेंस वाला वो किधर से आया है, मदर से आया है। तो उसकी जो आएगी उसके अंदर जो एबिलिटी है इंटेलिजेंस वाली वो क्या होगी, वो फादर से और मदर से क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट सेम रेलिवेंट होगी, बट वो क्या होगी, यहाँ वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वो, या वो क्या होगा वो लेस इंटेलिजेंट होगा। ऐसे क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ पर कौन सा जीन है, यहाँ पर जीन है आपकी जो हाइट को कंट्रोल करता है, या फिर यहाँ पर कौन सा जीन है जो आपकी आइज कलर को कंट्रोल कर रहा है, या फिर यहाँ पर कौन सा जीन है कि जो क्या कर रहा है आपके लेट्स सपोज ये जो आपकी एयर फ्लो है, ईयर्स को, ये जो आप कान है इनकी ये जो नीचे स्ट्री है उसके स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या आ जाती है ना, इसमें वेरिएशन आ जाती है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इनके अंदर वेरिएशन कैसे आती हैं। कि आपके पास ये वाला जो है मियोसिस, इसमें कौन से स्टेप्स हैं और किस स्टेप में क्या वेरिएशन आ रही है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेल साइकिल होता है वो क्या होता है, तो उसमें एक इंटरफेज होती है और देन उसमें क्या होता है इंटरफेज, और देन उसमें माइटोटिक फेज आती है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं किस माइटोटिक फेज पे। माइटोटिक फेज में क्या होगा कि आपके पास दिस वन इज योर सेल। तो इस सेल में फर्स्ट फेज कौन सी आती है, इंटरफेज के बाद आपके पास प्रोफेज आती है। तो इस प्रोफेज में जो मियोसिस होती है, ये प्रोफेज की जो मियोसिस है, मियोसिस में जो प्रोफेज है, मियोसिस में पहले क्या है कि प्रोफेज, और प्रोफेज जो फर्दर है ये अगेन क्या है, प्रोफेज के बाद आपके पास मेटाफेज, देन एनाफेज, और टीलोफेज। लेकिन दिस वन ये जो आपके पास प्रोफेज है ये फर्दर डिवाइडेड है किस किस के अंदर, ये आपके पास डिवाइडेड होती है पहले आपके पास लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, इसके बाद आपके पास आ जाती है कैल्शिटीन, कैल्शिटीन, और देन ये आ जाती है आपके पास डिप्लोटीन, और ये आपका डिप्लोटीन। अच्छा, इनके अंदर ये वाली जो प्रोफेज है इसमें एक्चुअली क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ से हम शुरू करते हैं कि हमारे पास ये कौन सी फेज है, दिस वन इज आवर प्रोफेज, और प्रोफेज के अंदर क्या है हमारे पास ये लेप्टोटीन है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो आपके क्रोमोसोम्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ, इनके पास क्या है, इनके पास कॉपीज हैं। ये क्या करते हैं कि आपस में कम क्लोज आते हैं। ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं और क्लोज आके क्या करते हैं आपस में पेयरिंग बनाते हैं। लैक्टोटीन में एक्चुअली क्या होता है कि लैक्टोटीन में एक्चुअली इस जो प्रोफेज है इसमें एक्चुअली जो ओरिजिनली होना होता है वो क्या होता है कि एक तो इसका जो न्यूक्लियोलस है वो क्या होना होता है, डिसअपीयर होना होता है। देन इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है,
जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपीयर होती है। और देन क्या होता है कि इसके अंदर का जो जेनेटिक मटीरियल है वो क्या हो जाता है, विजुलाइज हो जाता है। और एक और जो होता है, जो आपके पास माइटोटिक अपरेटस बनता है, वो क्लियर हो जाता है। माइटोटिक अपरेटस वो क्या होता है, वो क्लियर होता है। ये एक्चुअली किस में होता है, प्रोफेज में। लेकिन जो मियोसिस होती है उसमें क्या होता है कि आपके पास जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर क्या है कि उनकी जो तादाद है वो क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। और देन उसमें क्या होना चाहिए कि उसके अंदर आनी चाहिए, वेरिएशन आनी चाहिए। अच्छा, इस जो फर्स्ट आपके पास स्टेप है लैक्टोटीन, इसमें एक्चुअली क्या होगा कि लैक्टोटीन के अंदर आपके पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस का मतलब क्या है कि सेम क्रोमोसोम। These are homologous chromosomes। ये क्या करते हैं कि ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और करीब आके क्या करेंगे, ये करेंगे पेयरिंग बनाएंगे। Let's go this one। और ये भी क्या आ गया, ये भी इनके करीब आ गया और इन्होंने क्या कर दिया, पेयरिंग बना ली। पेयरिंग ये कैसे बनाते हैं, लेट्स गो दिस वन इज योर फोर्स, ये आपस में ऐसे पूरा बाइंडिंग कर लेते हैं। ये किस में होता है, ये होता है आपके पास लैक्टोटीन के अंदर। जाइगोटीन में देन क्या होगा कि लैक्टोटीन में एक्चुअली ये कम क्लोज आए एक दूसरे के, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और इन्होंने क्या किया, ये आपस में इन्होंने पेयरिंग कर ली है। अच्छा, देन क्या होगा, जाइगोटीन। जाइगोटीन में एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस का मतलब क्या है, साइनेप्सिस यही है कि आपस में क्या कर रहे हैं, पेयरिंग हो रही है। पेयरिंग किन की हो रही है, ये वाले जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इन्होंने क्या किया है, पेयरिंग बना ली है। पेयरिंग कैसे बनाई है, ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, अटैच हो गए हैं। साइनेप्सिस एक्चुअली इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम का आपस में पेयर बनाना क्या कहलाता है, डेट इज कॉल्ड साइनेप्सिस। अच्छा, साइनेप्सिस के बाद क्या होना है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होनी है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, पहले भी हमने डिस्कस किया है। ये आपके पास एक ये दिस वन एंड दिस वन, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाला पार्ट किसका है, लेट्स गो दिस वन इज पेरेंटल क्रोमोसोम, maternal जो फादर से आया हुआ है, एंड दिस वन इज योर मैटरनल, ये मैटरनल क्रोमोसोम है। तो इसमें क्या हो रही है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर के एंड में क्या बनता है आपके पास, प्लाज्मेटा फॉर्मेशन होती है। प्लाज्मेटा फॉर्मेशन एक्चुअली क्या होता है, दिस इज अ वी शेप स्ट्रक्चर। ये एक वी शेप का जो आपका स्ट्रक्चर है वो भाई वी शेप का या ए शेप का, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये किस शेप में आ गया, ए शेप में आ गया है, और नीचे से भी किस शेप में हो गया, वी शेप के अंदर कन्वर्टेड हो गया। तो यहाँ पर क्या होगी, ये आपस में अपना जो पार्ट है, कुछ जो जीन्स का क्या सेगमेंट वो इससे ले लेंगे। लेट्स गो दिस इज क्रोमोसोम नंबर ए एंड दिस वन इज बी। ब्लैक ये मैटरनल आएगा आपके पास, जो ये आपके पास मैटरनल पार्ट है। तो क्या होगा कि जब क्या हुआ इनके अंदर प्लाज्मेटा फॉर्मेशन हुई है। प्लाज्मेटा फॉर्मेशन से क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रही है कि कुछ जो जेनेटिक मटीरियल है वो फादर
फादर वाले क्रोमोसोम में है और कुछ जेनेटिक मटेरियल है वो मदर वाले क्रोमोसोम में है। तो क्या होगा कि इनके पास ये वाले जो सेगमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, ये आपस में शफलिंग कर लेंगे। शफलिंग किसकी करेंगे, ये इंफॉर्मेशन की शफलिंग करेंगे। इंफॉर्मेशन हमने पहले भी डिस्कस किया है, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है, आपके पास जीन की फॉर्म में है। और जीन किधर होते हैं, आपके जो स्पेसिफिक पार्ट होता है किसका, क्रोमोसोम का। ये अगर इसका यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक पार्ट देखें तो इसके अंदर क्या है, एक बेसिक क्या होता है, एक मेकअप होता है किसका, जो आपके पास जेनेटिक मटीरियल है उसके अंदर क्या होता है, इनका न्यूक्लियोटाइड की जो खास अरेंजमेंट है, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट, उसको आप क्या कहते हैं, यू पीपल कॉल्ड इट एज जीन। तो इन्हीं जीन का एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्हीं जीन का यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है कि कुछ जो जीन्स हैं वो इधर जा रहे हैं पेरेंटल से मैटरनल की तरफ, और कुछ मैटरनल से किधर आ रहे हैं, पेरेंटल साइड पे आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, क्या मेटाफॉर्मेशन हो जाती है, तो देन क्या होता है कि यहाँ पर ये किस में एक्चुअली अक्सर होता है, दिस इज अगर इन पैसिटीन या पैसिटीन जो भी आप कह रहे हैं। पहले में क्या होता है कि आपके जो होमोलोगस पेयर है वो क्या होते हैं, अलाइना पहुंचते हैं। सेकंड में क्या होता है, तो आप उसमें पेयर बनाते हैं, पेयरिंग को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। और पैसिटीन में एक्चुअली क्या होता है कि इसमें क्या हो रही है कि आपके पास ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है और क्या मेटाफॉर्मेशन हो गई है। अच्छा, देन क्या आ जाता है आपके पास डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि ये अब किस फॉर्म में हो गए हैं, टेट्रा फॉर्म में हो गए हैं, टेट्राड, या इसको आप बाइवेलेंट कहते हैं, टेट्राड या बाइवेलेंट के फॉर्म में हो गए। और जब ये आप क्या होंगे, ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। सेपरेशन से क्या होगा, दिस वन इज योर, हमने कहा कि ये आपके पास पैटर्नल है, इस पैटर्नल के इस एंड पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो है वो मैटरनल जीन आपके अटैच हो गए हैं। और देन ये वाला जो आपके पास है, जो आपके पास मैटरनल है, और इस साइड में कौन सा आगे अटैच हो गया आपके पास, मैटरनल। इनके अंदर अब क्या हो चुकी है कि जो इनके पास इंफॉर्मेशन थी वो आपस में शेयर हो गई है। और यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन आ गई है। और इसी बेस पे आप कहते हैं कि आपके जो भाई हैं, कुछ आपके भाई क्या हैं, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, अगर मैं अपने भाई की बात करूँ, कुछ मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मुझसे ज़्यादा हेल्दी हैं, मुझसे ज़्यादा उनका क्या है कि उनका जो विजन लेवल है वो उनका ज़्यादा है। लेकिन मैं अगर अपना कंपेयर उनसे करूँ तो मेरे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है जो उनके अंदर नहीं है। तो वो कैसे आई हैं, तो वो जब क्या हुई है, यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि ये किस में हो गया, डिप्लोटीन के अंदर। और डायकिनेसिस में क्या होगा कि ये वाली जो है आपके पास, इनकी ये वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। और न्यूक्लियोलस से क्या होगा, वो भी इनके अंदर से डिसअपीयर हो जाएगा। और माइटोटिक अपरेटस में क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास क्या है, सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, जिससे दो किस्म के क्या बनते हैं, आपके पास थ्रेड बनते हैं, कुछ जो स्मॉलर साइज के होते हैं जिनको आप एस्टर फाइबर कहते हैं, एस्टर, और कुछ क्या होते हैं जो आपके पास लॉन्गर होते हैं। ये लॉन्गर जो चेन इनकी वॉल होती हैं, दे आर कॉल्ड एज, छोटों को आप एस्टर फाइबर, और ये जो बड़े फाइबर हैं इनको आप कौन से फाइबर कहते हैं, ये वाले होते हैं आपके स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और स्पिंडल फाइबर, एस्टर फाइबर, और ये वाले जो आपके पास है आपका सेंट्रियोल, इन तीनों को मिलाकर आप क्या कहते हैं, आपके पास माइटोटिक अपरेटस है। ये किस में अपीयर होता है, ये आपका प्रोफेज 1 के अंदर ये चीज़ अपीयर हो जाती है। जो 90% आपका म्योसिस का वर्क है, 90% वो किसके अंदर हो रहा है, आपकी प्रोफेज के अंदर। ये मैं एक्चुअली डिस्कस कर रहा हूँ म्योसिस 1 को।
म्योसिस 1 को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, प्रोफेज हमारी कंप्लीट होगी म्योसिस 1 की। इसके बाद क्या होना है, मेटाफेज। मेटाफेज में एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास मेटाफेज में क्या होता है कि ये वाले जो फाइबर है ये क्या करते हैं, ये इनके सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाते हैं। इधर से क्या आ गया कि ये आपके पास सेंट्रियोल है, इससे क्या निकले हुआ है, ये कुछ इसके अंदर काइनेटोकोर, ये वाले काइनेटोकोर फाइबर है, कुछ इसके अंदर एस्टर फाइबर है, ऐसे। तो क्या होगा, ये इसके सेंट्रोमियर के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और ये किस में होगा, अटैचिंग किस में हो रही है, इस पेज के अंदर आपके पास ये अटैचिंग होती है मेटाफेज के अंदर। और एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगी, पुलिंग होगी। पुलिंग होने के नतीजे में क्या होगा कि आपके पास ये जो कंप्लीट क्रोमोसोम है, दिस वन, ये पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है, ये इधर क्या हुई, पुलिंग हुई ऑपोजिट एंड की तरफ। तो इसने क्या कर दिया, इन सेंट्रियोल ने इनको अपनी तरफ पुल किया ऑपोजिट एंड की तरफ। तो ये जो पूरा क्रोमोसोम है, ये वाला पूरा क्रोमोसोम, ये क्या करेगा, ये पूरा क्रोमोसोम एक एंड की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ये मैं इधर शो कर रहा हूँ 2 क्रोमोसोम, यहाँ पर मैंने 4 क्रोमोसोम शो किए हैं। ये एक्चुअली किस फॉर्म में, होमोलोगस पेयर की फॉर्म में। और टोटल जो पेयर इसके अंदर है वो कितने हैं, 46 है। तो 46 जो पेयर है, अब वो कितने में डिवाइड हो जाएंगे, इस एनाफेज के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे 23 पेयर्स के अंदर। अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल है उसकी बात करें तो 23 पेयर एक साइड पे आ जाएंगे और जो 23 पेयर है वो दूसरी साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास कौन सी फेज है, ये आपके पास एनाफेज है। और देन एनाफेज के बाद क्या होता है, आपके पास टीलोफेज आती है। टीलोफेज में क्या होगा कि ये वाले जो आपके पास क्रोमोसोम हैं इनके राउंड अबाउट क्या हो जाएगी, इनके राउंड अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ये इस फॉर्म में आपका सेल हो जाएगा। और एंड पे क्या होगा, इस सारी फेज के बाद, इसके बाद आप कहते हैं आपके पास क्या अक्सर होती है, कौन बताएगा, एनाफेज के बाद क्या होता है, टीलोफेज। अच्छा एनाफेज के बाद टीलोफेज होती है, कौन वो भी हो बताएगा, गई है। आपके एना नाम के बाद टीलो होती है सर, एंड देन फिर साइटोकाइनेसिस। ऐसा आप बताएं कि एनाफेज के बाद क्या होता है। अच्छा, टीलो के बाद कौन सी फेज आती है, साइटोकाइनेसिस। लाइबा साजिद आप बताएं, टीलो फेज के बाद क्या होता है, सर लाइबा साजिद। सर शाबाश बताएं। अच्छा ये बता दें मुझे, मानूर बता दें, मानूर बेटा बताएं टीलो फेज के बाद क्या होता है। मानूर, अच्छा मानूर नहीं बता रही, और कौन है इधर, हादिया। तो हादिया बेटा आप बता दें कि टीलो फेज के बाद क्या होगा, सर साइटोकिनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगी, श्योर है आपको, सर टीलोफेज 2 होगी यस सर, नहीं, साइटोकिनेसिस होता है। और सर एंटर के साइटोकाइनेसिस हो सकती है उसके बाद। सर वो रेस्ट करेगा सेल और फिर प्रोफेज 2 होगी। ये बात बताओ यार, टीलो फेज के बाद क्या होता है, सर न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होगी, न्यूक्लियर डिवीजन होगी इसके बाद, टीलो फेज के बाद।
मुनीब आप बताओ। यस सर। हाँ बताओ, तीनों फेज के बाद क्या होता है? सर प्रोफेस 2 आएगा फेज। वो फेज 2 है। वाह। और कौन है इधर? निमरा बोल, आप बता दो बेटा, तीनों फेज के बाद क्या होता है? सर जो क्रोमोसोम के सेट्स हैं वो सेपरेट होते हैं और डिवीजन होती है न्यूक्लियस की। ओ, ये यहाँ तक मैंने ये क्रोमोसोम को डिवाइड कर दिया है, उनके राउंड अबाउट मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बना दी है। तो तीनों फेज के बाद बताएं क्या होगा? सर साइटोकाइनेसिस। सर मियोसिस 2 यस होगी सर। उसके बाद। बेटा साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस होगी फिर वो सर वो meiosis II में डिवीजन shift ऑफ करेगा। साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलिस वगैरह वो सब भी तो यहाँ होना ना। पर ये आपकी सिर्फ क्या हुई है? क्रोमोसोम्स की डिवीजन थोड़ी होगी। डिवीजन ऑफ ये सेल। दिस वन वाज योर प्रोफेज। प्रोफेज के बाद आपके पास मेटाफेज आई है, और ये मेटाफेज है, ये आपके पास एनाफेज है, और ये आपके पास टीलोफेज है। टीलोफेज के बाद क्या होता है? आपके पास साइटोकाइनेसिस आती है। सर मैं कब से कह रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। सर कहे तो आपको बताया तो यही था हमने। बच्चों ने साइटोकाइनेसिस कहा है, बाकी ने कहा कि प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाएगी, टीलोफेज 2 स्टार्ट हो जाएगी, बाकी तो यही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखें, ये यहाँ पर आपकी जो क्या है कि ये वाली टीलोफेज है, टीलोफेज में एक्चुअली यही होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, ये डेवलप हो गई है। तो देन क्या होगा कि यहाँ दरमियान से क्या हो जाएगी? साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया? मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1 दिस इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो मियोसिस 1 के बाद देन आपके पास क्या स्टार्ट हो जाती है? योर मियोसिस 2। अब इन सेल के अंदर क्या है कि आपके पास जो क्रोमोसोम के पेयर हैं वो 23 हो गए हैं, 23 पेयर्स हैं। और पहले जो आपने स्टार्टिंग सेल देखा उसमें कितने थे? 46 थे जाइगोट के अंदर। तो अब कितने हो गए हैं? हाफ हो गए हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि आपके पास रिडक्शन डिवीजन है, और जो आपके पास माइटोसिस होती है उसको आप क्या कहते हैं? इक्वेशनल। अच्छा, तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो मियोसिस 2 है उसके अंदर क्या होता है। Meiosis 2 actually is similar to mitosis. Meiosis 2 similar to mitosis. तो माइटोसिस में पहले क्या होता है? इंटरफेज आती है, इसको आप इंटरफेज 2 कह लें। और देन क्या आएगा? इसमें प्रोफेज होगी, इसको आप प्रोफेज 2 कहें। देन आपके पास मेटाफेज 2, और देन क्या आएगा आपके पास? एनाफेज, एनाफेज 2, और देन आपके पास टीलोफेज 2 आएगी। मेटाफेज, इंटरफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। क्या होगा कि ये वाला जो अब आपके पास बने हैं क्रोमोसोम इस सेल के अंदर, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाला जो आपके पास सेल है, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें एक्चुअली 23 पेयर्स हैं। क्या होगी? एस फेज होगी, एस फेज में क्या हो जाएंगे? ये डबल हो जाएंगे। डबल होने के बाद क्या होगा कि देन इसमें कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी? इंटरफेज में आपके पास एक होती है G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। एस फेज में एक्चुअली क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। डबल होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर 23 है तो कितने हो जाएंगे?
हो जाएंगे। तो अगेन क्या होगा, प्रोफेज होगी। प्रोफेज में क्या होगा कि इनके राउंड अबाउट जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपीयर होगा। यहाँ पर जो सेंट्रियोल है उससे क्या निकलेंगे, उससे धागे निकलेंगे, छोटे और बड़े धागे। और देन क्या होगा कि यहाँ पर इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है जो थ्रेड की फॉर्म में है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, क्रोमोसोम्स की शेप में आपके पास आ जाएगा। ठीक है। और तो फिर 1 के बाद देन क्या होगा, 2 के बाद क्या होगा, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में देन क्या होगा कि ये वाले जो थ्रेड है वो क्या करेंगे कि इनको एक तो इक्वेटर में ले आएंगे। आप ये क्रोमोसोम्स है इक्वेटर में इनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद इनके ये सेंट्रियोल, ये जो इनका सेंट्रीमेयर है, सेंट्रोमेयर, उसके साथ ये क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे। और अटैचिंग के बाद क्या होगा, किसके अंदर हो रहा है, अटैचिंग हो रही है मेटाफेज के अंदर। मेटाफेज के बाद क्या होगा, आपके पास एनाफेज आएगी। एनाफेज 2 और एनाफेज में क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर पुलिंग होगी। और पुलिंग के नतीजे में क्या होगा कि ये इनके अंदर क्या होगा, देन अगेन जो 23 क्रोमोसोम्स हैं वो आ जाएंगे। और देन एनाफेज के बाद क्या आती है, टेलोफेज। ये टेलोफेज हो गया आपके पास 2। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। और टेलोफेज 2 के बाद देन क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस यहाँ पर मैंने एक सेल को कैरी किया है, तो इस एक सेल के कितने बन गए, 2 बन गए। और इस सेल कितने बन गए, 2 सेल इवॉल्व हो गए। ऐसे आपके पास जो मेयोसिस है उसके एंड में आपके पास कितने सेल आते हैं, 4 सेल्स आते हैं। तो ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल आपके पास 4 सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास मेयोसिस है। और अगर आप इसको माइटोसिस से कंपेयर करना चाहें तो इसमें जो मेन डिफरेंस आ जाता है, एक इसकी एनाफेज में आता है और एक इसका किस में आता है, प्रोफेज 1 के अंदर। बाकी जो इसकी मेयोसिस 2 है दैट इज सिमिलर टू माइटोसिस सेम, लेकिन जो मेयोसिस 1 है उसकी जो प्रोफेज 1 है उसमें डिफरेंस है और जो एनाफेज है उसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है। अगर आप बात करें कि आपके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअली अकर बाय मेयोसिस, या फिर जो ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर एग बनता है oogenesis, that also produced by meiosis। that is ये वाले जो दोनों प्रोसेस हैं ये क्या हो रहे होते हैं जब भी कोई ह्यूमन मेल क्या हो जाता है इन प्यूबर्टी, on the one set of puberty in its body spermatogenesis occur continuously till the date of its death। लेकिन जो oogenesis है ये भी क्या होता है, आफ्टर वन सेट ऑफ प्यूबर्टी उसकी बॉडी के अंदर भी एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस आल्सो अकर बाय मेयोसिस। अगर आप इन को डिस्कस नहीं करते हैं फिर वो लंबा हो जाएगा। अच्छा, ये आपका था कि मेयोसिस। एक्चुअली इसमें जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है वो क्या है कि वो आपने प्रिपेयर्ड स्लाइड्स देखनी है। ठीक है, यहाँ से इसकी थ्योरी में अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएं। सर आपने मेयोसिस का जब आप बता रहे थे तो मेयोसिस 2 का तो जो आपने एस फेज से डायरेक्ट शुरू किया था, G1 फेज का आपने नहीं बताया था, तो उसकी जरूरत नहीं होती फिर इसमें मेयोसिस में, इसमें जो मेयोसिस 2 में। मेयोसिस 2 में जो इंटरफेज है, यस सर। मेयोसिस 2 की इंटरफेज में, सॉरी
इसमें जब ये 23 पेयर बन जाते हैं तो देन क्या होता है कि इन्हीं 23 पेयर को हमें क्या करना है, आगे कैरी करना है। तो उसमें क्या है, इनको डबल करना होता है। तो डबल करने के लिए वो सारी चीज़ें होती हैं हमें इंटरफेज वाली G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उसके बाद आपकी माइटोटिक फेज स्टार्ट होता सर है। जो हमने पढ़ा था ना उसमें मियोसिस 2 से पहले एस फेज नहीं होती। मियोसिस 2 से पहले S फेज नहीं होती। यस सर। लग तो मुझे भी रहा है। तो जाहिर बात है वो ऑलरेडी सारी फेसेस हुई हैं ना। यस सर, क्योंकि वो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट फिर होता है दोबारा से होगा, फिर वो दोबारा से प्रोसेस सारा स्टार्ट हो जाएगा। वो पहले रेप्लिकेशन यस सर, होगी, फिर डबल रिडक्शन ही ना होगा, आएगी। फिर रिडक्शन कैसे होगी? एक सेकंड, क्योंकि ये आपके पास होमोलोगस की फॉर्म में है और इन्हीं होमोलोगस ने आगे क्या करना है, डिवाइड हो जाना है। तो इसके अंदर जो इंटरफेज है डैट इसकी जो एस फेज है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की क्या है कि रेप्लिकेशन है वो अक्कर नहीं होगी। बाकी जो प्रोसीजर उसमें क्या होगा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये होमोलोगस पेयर। तो जब क्या होती है एनाफेज होगी तो ये होमोलोगस पेयर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये इसमें होता है। बाकी वो आपकी बात ठीक है कि इसके अंदर एस फेज जो इंटरफेज की एस फेज है दैट इज एब्सेंट। बाकी जो G1 है और जो G2 है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और ये वाले जो होमोलोगस पेयर्स हैं वो क्या करेंगे, देन डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन जो इनके अंदर टोटल अमाउंट रहेगी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी कि वो 23 पेयर्स ही होंगे। और जो टोटल अमाउंट होती है वो कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो एंड पर जो आपके पास आ रहे होंगे वो कितने ही होंगे, 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। मुझे लग रहा था कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रही है। तो मियोसिस 2 में आपकी एस फेज इज एब्सेंट, बाकी चीजें आपकी ये सेम नहीं। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। जी, आगे आपके पास है गेमेटोजेनेसिस और oogenesis। अगर आप कहते हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ स्पर्म सेल इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ एग इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। नो सर, आज रहने देते हैं। अच्छा, चलें, that is all from my side. If any query left, so people are welcome. सर मेरी अटेंडेंस लगा दी आपने? Attendance तो अभी किसी की नहीं लगाई मैंने। सर आपने नहीं लगी? जी सर जी जी, आपको मैंने बताया था कि वो ना मेरी पहले वाले लेक्चर की अटेंडेंस नहीं मार्क हुई, तो आपने कहा था मैं कर दूंगा, लेकिन मैंने जाके चेक की तो अभी भी नहीं हुई भी। बेटा एक्चुअली बात ये है ना कि जब हम जी ए पोर्टल पे अटेंडेंस लगा देते हैं ना तो फिर वो एडिट नहीं होती। तो उस दिन जो उस वक्त क्लास में थे तो उनकी लग गई थी। तो ठीक है, वो कंपनसेट हो जाएगा, आपकी शॉर्ट नहीं होगी, इतना आपको मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। But at the time of attendance, you people have to be here. No excuse will be accepted afterward. सर जी जी, सर क्विज की क्या टाइमिंग है? क्विज बेटा, क्विज एक्चुअली आपका जो LMS है ना उसका मास्टर जो टेम्पलेट है वो नहीं शो हो रहा। अगर मास्टर टेम्पलेट शो ना हो तो मैं क्विज नहीं ले सकता। वो मैं काफ़ी दिन से उनके पीछे हूँ। तो दिल तो मेरा था आपसे मैं क्विज लूँ। आपके ना 2 क्विज होंगे आप इकट्ठे। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस का एक होगा, एक सर एक साथ। सर एक साथ नहीं हो सकते, आप 2 अलग-अलग लें प्लीज। सर हमने टाइप प्रिपेयर होंगे, किया हुआ है आज। MCQs टाइप होंगे, कोई आपका टाइम नहीं लगेगा। आपने बस क्लिक करना है, वो सॉल्व हो जाना है। सिंपल एंड क्लियर। एमसीक्यूज होंगे सर। सर लेकिन सर हमने सर प्रिपेयर तो हमने करना तैयारी है तो ना फिर। करनी है ना। एक आपका मियोसिस और माइटोसिस का होगा, और देन किस किस का आपका माइक्रोस्कोपी
माइक्रोस्कोपी के बाद कौन सा? सर नहीं, सिर्फ इतना माइक्रोस्कोपी काफी का है। सही है। सर दोनों माइक्रोस्कोपी, microscope- माइटोसिस, मेयोसिस, बस ये 3 कर लें। काफी है माइक्रोस्कोपी, कितनी सारी स्लाइड्स हैं। 59। वो एक्चुअली ना आप उसमें जो मेन चीज़ें हैं ना करने वाली, वो आप उसमें करें ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड, ठीक है, और देन उसमें जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है वो करें, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सर सारा कुछ तो कह दिया हमने। और फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। कंपाउंड माइक्रोस्कोपी रह गया, उसकी भी 2 स्लाइड्स कर लेंगे। वो तो उसमें आ जाए, ब्राइट फील्ड में आ जाती है। तो फिर है क्या क्या है। मैं सिंपल करके आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो अभी क्योंकि ये इधर स्लाइड आपकी पड़ी ना प्रिपेयर्ड, तो ये कैमरा उसके ऊपर जूम नहीं हो सकता, तो आप लोग फिर क्या करें? मजे। अच्छा, आज रमज़ान भी स्टार्ट हो गए, कल से है, कल फर्स्ट रोजा। आज तरावी होगी यस। इंशाल्लाह। तो किसी का है कोई डिसीजन कि कोई रोज़े शोज़े रखने वाला सीन है आप लोगों में या नहीं है? इंशाल्लाह सर। यस सर, इंशाल्लाह। सर है। रोज़ा कौन सा रखते हैं? वो एक तो वो होता है चिड़ी रोज़ा, कि वो नहीं, 12 बजे, दिन 12 पूरा बजे वाला तक। रखते हैं हम। पूरा रखना है पूरा। नहीं, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक करें, ठीक है। अपने आप को बर्डनाइज ना करें, ऐसे ना हो एक आपकी वो सेहत ज़्यादा वीक हो, आप रोज़ा भी रख लें, वो उल्टा नुकसान हो जाए। आई एम नॉट डिस्कसिंग यू, इट इज़ वेरी वाइटल, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, मिंबर पर बैठने लगे, तो आपने 3 बार आमीन कहा। पहली बार भी आपने आमीन कहा, सेकंड स्टेप चढ़े देन भी आपने आमीन कहा, और थर्ड स्टेप चढ़े देन भी आपने आमीन कहा। तो सहाबा कराम ने बाद में पूछा कि अल्लाह के रसूल आपने ऐसे क्यों कहा, पहले तो हमने आपको कभी नहीं देखा। कहते हैं कि अभी जिब्राइल आए थे तो उन्होंने 3 दुआएं मांगी। वो 3 कौन सी हैं? ये पहली दुआ ये थी कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आए और वो रोज़े ना रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। और सेकंड आप जिब्राइल इस्लाम ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जो अपने वालिदैन को बूढ़ी, मतलब लास्ट एजेस में देखे, मतलब बूढ़ी एज में देखे और वो अपनी बख्शिश ना करवाएं। मतलब ये कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं और वो उनसे बख्शिश, उनकी खिदमत करके बख्शिश ना करवाएं और वो हलाक हो जाएं। ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। और तीसरा वो शख्स जो शराब खाती है, हलाक हो जाए वो शख्स जो शराब खाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तो इससे हमें इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि रमज़ान कितना इम्पोर्टेंट है। आपने रोज़ा नहीं भी रखना तो इसका जो इज़्ज़त व एहतराम है वो आपने लाजमी करना है, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना रुतबा होता है। अगर आपको नेकी का जो अजर है वो अगर 70% मिल रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आप कोई इसमें ऐसा काम करेंगे कि जिससे रमज़ान की डिसरिस्पेक्ट शो, तो उसका भी जो अजाब है वो भी आप 70% से कम ना समझें, ठीक है। दैट्स और अगर किसी ने रोज़ा नहीं रखा किसी वजह से, तो वो ऐसा नहीं कि वो ओपनली बाहर घूमता फिरे और खाता पीता फिरे। उसको चाहिए कि वो दूर कहीं जाके या फिर बिल्कुल ऐसी जगह पे जाके जहाँ पर किसी रोज़ेदार को उसके खाने पीने की कोई खुशबू भी ना आए, ठीक है। डैट इज़ इट्स रिस्पेक्टफुल मैनर। और सेकंड कि अपने वालिदैन की खिदमत करें। वालिदैन की खिदमत के आपको पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह मुझे बताएं कि मेरा जन्नत में साथी कौन होगा। तो अल्लाह ने कहा कि वो फलानी जगह पे चले जाओ पहाड़ों के अंदर, वहाँ पर एक चरवाहा है, वो जन्नत में आपका साथी होगा। तो उन्हें बड़ी हैरत हुई कि वो चरवाहा और मैं एक पैगंबर, तो वो मेरा साथी कैसे हो सकता है। तो दैन उन्होंने कहा कि या अल्लाह मैंने उससे मिलना है। तो अल्लाह पाक ने उनकी रहनुमाई फरमाई को फलाने फलाने जंगल में जाएँ, उससे आगे पहाड़ है वहाँ पर वो रहता है। जब वो गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए तो उन्होंने जाकर उस चरवाहे को देखा। वो क्या करता था कि उसने देखा कि जब वो बकरियां चरा के आता है, चरवाहे का पता है जो बकरियां चराता है,
बकरियां जिसने रखी हो यस रेवड़, सर। यस सर। तो वो जब जाता है शाम को घर, वो क्या करता है, सबसे पहले बकरियों का दूध दोहता है और जो सबसे अच्छी बकरी होती है उसका दूध निकालता है और वो एक अलग प्याले में रख देता है, अच्छा दूध। फिर बाकी जो दूध है वो अपने बच्चों को और बीवी को देता है। और फिर उसने देखा कि वो एक ना बंद कमरा है, तो वो बंद कमरे के अंदर गया तो उसके अंदर ना उसकी बूढ़ी माँ थी, उसको कोढ़ की बीमारी थी। कोढ़ की बीमारी का आपको पता है, बंदे की जो जिल्द है सर। वो शेडिंग होती रहती है और बंदे से स्मेल काफ़ी आती है, डेट इज कोढ़ की, कोढ़ होता है वो। अच्छा, तो उसने देखा तो वो उसकी माँ थी, उसको कोढ़ की बीमारी थी, तो उसने क्या किया कि वो दूध अपनी माँ को पिलाया जो सबसे अच्छी बकरी का था और बेहतरीन दूध था। तो उसकी माँ उसको दुआ देती है कि जा अल्लाह तुझे मूसा का साथी बनाए जन्नत में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ये तुम्हें क्या कहती है बूढ़ी माँ? कहती पता नहीं क्या कहती है कि अल्लाह तुझे मूसा का साथी बनाए जन्नत में। मैं कहता हूँ कि वो मूसा अलैहिस्सलाम वक़्त के पैगम्बर है, मैं चरवाहा, मैं उसका साथी कैसे बन सकता हूँ? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये ठीक कहती है, मैं ही मूसा हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है। ये आप लोग देख रहे हैं कि वालिदैन की खिदमत की कितनी अजमत है। आप लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई इतने ओबीडियंट हो कि आपको वालिदैन कहें कि उठ के पानी ला दें और आपने कुछ ऐसी चीज़ कर मतलब डेवलप हो कि आप उठ के पानी ले आएँ। ये चीज़ें आप लोग डेवलप किया करें कि वालिदैन की खिदमत इससे कभी भी आप लोगों ने पीछे नहीं हटना। वालिदैन कहें कि आप लोग आग में छलांग लगा दें, आप आग में छलांग लगा दें। अगर आपको वालिदैन कह रहे हैं कि आप ऐसे ना करें तो आप बिल्कुल हट जाएँ। कुरान में भी है ना कि अपने वालिदैन को उफ तक ना करें। उफ का मतलब समझते हैं कि वालिदैन ने कहा कि सर आप लोग ऐसे ना करें, और ये उफ होती है। या फिर ये भी उफ की कैटेगरी में आता है कि अल्लाह ने कहा कि आप लोग उफ तक ना करें अपने वालिदैन को, ठीक है। तो वालिदैन की खिदमत, तो इसलिए तो ये हमारा फैमिली सिस्टम है, जन्नत है। वो वालदा से बहुत सारी जन्नत है नहीं मिलनी आपको कि आप उनको गाली निकालें या फिर आप उनको चपेड़े मारें, ये चीज़ें नहीं करते बस इस्लाम के अंदर। क्योंकि अभी तक रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान भी आ चुका है और आप वालिदैन की खिदमत करें तो यही आपकी कामयाबी का राज है। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी ज़िंदगी है, अगर आपने 70 या 80 का प्लान किया हुआ है तो इससे आगे भी एक ज़िंदगी है। क्योंकि हमारा ईमान है वो हम यही अपना वादा करते हैं ना, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, कि हमारा आखिरत के दिन पर यकीन है। वो यकीन क्यों है कि हमें हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है, तो हम उनकी बात को डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर हमारा उस आखिरत के दिन पे यकीन है तो फिर हमें डेफिनेटली उस आखिरत के दिन की हमें क्या करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तैयारी आप ऐसे करें कि आप लोग डेली कुरान पाक पढ़ा करें, कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें। तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अल्लाह पाक ने इसमें क्या फरमाया हुआ है। तो आपको दैन ईच एंड एवरीथिंग जो आपका डेली लाइफ के 24 घंटों की ज़िंदगी है उसके अहकाम आपके पास आ जाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को स्पेंड करें, ठीक है। तो ये आपका आज का वैसे मॉरल लेसन है और ये आपको मॉरल लेसन भी आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। अगर आप छोटी छोटी लेट्स सपोज आप आज वादा कर लें अपने आप से, एक आपने झूठ नहीं बोलना और सेकंड आपने अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं की। ये आप अपने आप से ना आज का वादा कर लें कि आपने पूरा रमज़ान जो है ना झूठ नहीं बोलना और अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी। कौन करता है वादा? हैंड रेज करें। कोई है ऐसा जो मेरे साथ अभी वादा करे कि वो रमज़ान के अंदर झूठ नहीं बोलेगा और सर आवाज नहीं आ रही। वालिदैन की नाफरमानी? मैं कह रहा हूँ कि आप अपने साथ अभी वादा करें कि आप पूरे रमज़ान के अंदर झूठ भी नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे और वालिदैन को तंग नहीं करेंगे। ये अभी कौन वादा इंशाल्लाह सर। करता है? इंशाल्लाह सर ऐसे ही करेंगे हम। इंशाल्लाह सर। चलें, ये आपकी इंशाल्लाह का पता चल जाना है।
आपके वालिदैन से रिपोर्ट हो जाएगी, पूछ नहीं होगी। ये 2-3 बच्चों ने ध्यान दे दिया है, इसमें 3 बच्चों की दिल है काफी नहीं करती। अच्छा, तो अभी आपकी, अच्छा ये जो आपका हमने हमारा क्या है कि क्विज है, किस किस की मियोसिस 1, मियोसिस और माइटोसिस का और माइक्रोस्कोपी का, ये मैं ना आपको इन्फॉर्म कर दूँगा बाय मेल। मैं आज आपका एनर्जी करवाता हूँ और ट्राई करूँगा कि आपसे टाइम में पूछ लूँगा। सर कब होगा क्विज? अच्छा, तो अभी आप ये अटेंडेंस हम कर देते हैं। सर एक बात करूँ जी जी करें। सर, हमने ये जो प्रैक्टिकल कॉपी है ये भी बनानी है सर, सीरियसली बताएं। प्रैक्टिकल कॉपी है? अगर आपके सर पास हम है तो आप खुद ही बनानी है। सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इस तरह असाइनमेंट्स कर लें एंड कॉपी ना बनाएं, ऑलरेडी इतना बर्डन है। तो बेटा ऑनलाइन ये बर्डन नहीं होता, और क्या आपको तो सर क्या आपने लगता पहले तो नहीं कॉपी का बोला था ना कि है हम असाइनमेंट? कॉपी में वैसे मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, आप लोगों ने सेंड की थी सर, सर हमने की आपको थी सेंड हमने, सर सर कर दी मैंने थी। मेल की थी हमने। सर हमने आपको मेल की थी। आप लोगों ने। जी सर, आपके आपने मुझे कहा था मेल कर। आपने कहा था मेल करने का। एक सेकंड आपके असाइनमेंट वाला क्या थी? असाइनमेंट सर आपने हमें सर डिफरेंट टॉपिक्स माइक्रोस्कोपी पे दिए थी। थे सबको। इतना माइक्रोस्कोप के। मैंने आपको कहा था कि आपने इसके ऊपर मुझे एक नोट लिख के देना है। अबाउट कितने वर्ड का कहा था? 500 का। 150 वर्ड्स का। 150 to 200 इस तरह से था कुछ। हाँ नहीं यस सर, सर 150। यस सर सर। नहीं, वर्ड्स का तो कोई नहीं था। वर्ड लिमिट सर नहीं दी आपने थी। लिमिट नहीं दी नहीं थी, थी, आपने कहा था जो दी मर्जी थी सर ने वर्ड कर लिमिट। लो। यार सर सर ने 100 to यार 150 नहीं दी वर्ड्स थी। दी थी। हाँ दी थी। एक आपस में लड़ लो, सर की तो आवाज नहीं आ रही। 1 बोले, 1 बोले। हाँ सर बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आप बताएं कि मैंने आपको वो असाइनमेंट दी थी या नहीं दी थी? यस सर दी थी। सर दी थी। दी थी। तब की ये कर कौन ली कर? हुई है जब आपने दी थी। यस सर उसी दिन नहीं कर नहीं दी ये थी। उस दिन कर ली थी आप लोगों ने। सेंड भी कर दी हुई है यस तब सर की। आपको ईमेल भी कर दी थी। तो उसी दिन करके आपको मेल की थी। मेल किया ना, वो उसका रिप्लाई, उस मेल का रिप्लाई करें, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर कर दिया। सर कर दिया। कर दिया। यस सर कर दिया। चेक कर सर लेता हूँ। रिप्लाई कर अच्छा, तो कौन कौन नहीं आया अभी? ये 2 बच्चे एब्सेंट हैं अभी तक। 2 नहीं,
14 हाँ 2। इधर देख के बताएं कौन कौन नहीं है अभी आपके आपका फेलो। ये इकरा। तारिकुल्ला है। जी सर। सर इकरा नहीं है। इकरा इकरा गुलाम रसूल। और कौन नहीं है? ये मोहम्मद सरवर है। मोहम्मद सरवर देख सर वो भी नहीं है, शो तो नहीं हो रहा है। मोहम्मद सरवर नहीं है। सर ये जो सण की बात हो रही थी क्या बात थी सर? असाइनमेंट वगैरह थी? असाइनमेंट जब आपकी थी ना 3rd लैब, तो उस वक्त आपको असाइनमेंट दी थी कि आप लोगों को मैंने टॉपिक दिए थे और कहा था कि आप लोग मुझे एक नोट लिख के दें टॉपिक के ऊपर, जो आपको टॉपिक असाइन किया था, फिर मुझे वो आप लोग मेल के फॉर्म में सेंड कर दें। ये आपकी सर असाइनमेंट। सर इस क्लास की लिंक तो हमें तकरीबन पहले क्लासेस की नहीं आई थी। हमारा दूसरा क्लास है कि हम ले रहे हैं सर, इस वजह से हमें तो पता नहीं है। ये आप बात कौन कर, तारिकुल्ला बात कर रहे हैं? नहीं सर, रहमानुल्लाह। रहमानुल्लाह, अच्छा ठीक है रहमानुल्लाह, मैं आपको टॉपिक दे देता हूँ, आप फिर उस पर बना के सेंड कर दें। ठीक है सर, ठीक है सर। और किसको टॉपिक नहीं असाइन हुआ वो बता दें। सर उस दिन सबको किया था आपने? नहीं कोई बच्चा रह ये गया। सर आपने किया था इन्हें भी? हमने ओ। नोट भी किया था सब बच्चों का। हाँ बेटा, जिसको नहीं मिला मैं उससे कह रहा हूँ, कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी टॉपिक नहीं असाइन हुआ, मैं ये कह रहा हूँ। सर मुझे टॉपिक बता दें, मैं कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। चलिए रहमानुल्लाह को मैं अभी आपको मेल कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोप मिला था इनको, आपने ही दिया था। यस सर। सर तारिकुल्ला को भी नहीं मिला है अब तक असाइनमेंट। नहीं उसको भी मेल तारिकुल्ला को कर भी दो मिला सर। होगा, तारिकुल्ला को एक माइटोसिस मिनट मिला। यार, एक मिनट, आप सर से बात करने दे हमें या नहीं? या तू क्लास ले लो, बस सर को कहो कि मसलन हम आपको सुनेंगे। नहीं ये टॉपिक असाइन कर देता हूँ। अपना क्या नाम है आपका? रहमानुल्लाह। सर इन्हें मिला है टॉपिक, ही झूठ बोल रहा है, इसे मिला हुआ टॉपिक। पहले से ही अब अपनी टाइम लिमिट बढ़ाना चाह रहे हैं। सर मुझे ये पता नहीं सर इन लोगों का इशू क्या है। सर मैंने आपसे बात की जरा असाइनमेंट के बारे में, ये लोग हमें बात करने भी नहीं छोड़ देते। क्लास के रूल्स तो सबके लिए होते हैं ना, सबको फॉलो करने होते हैं। यार आपने क्लास के रूल्स होते हैं। चुप कर जाए आप लोग, अजीब बंदे हैं आप लोग, लड़ना स्टार्ट हो गए। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं उसको टॉपिक असाइन कर देता हूँ, वो कह जो रहा नहीं मिला, तो फिर ठीक है दोबारा असाइन कर देते हैं, ठीक है? ये कोई भी मेरे सामने लड़ाई ना किया वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अच्छा रहमानुल्लाह को नहीं मिला टॉपिक? जी सर। रहमानुल्लाह वाकई नहीं मिला? सच्ची बताओ आप। सर हम लेट आए थे, हम वो इस वजह से। मुझे लगता है मैंने आपको टॉपिक दिया था ओरल सर उस क्लास में तकरीबन सर मैं एंड पे आया था सर, वो हम लेट आए थे यूनिवर्सिटी में से। एंड पे आए थे, ठीक है, तो आपने कहा था सर मुझे भी टॉपिक दे दें, आपको भी दिया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। फिर आप अपने बिहाफ पे बता दें कि आपको मिला है या नहीं मिला। जी सर, मुझे तो फिर ईमेल में मिला नहीं सर। ईमेल में नहीं, वैसे इनको मैंने ओरली बताया था। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग सारी पड़ी हुई है पिछले सारे लेक्चर की ना। जी सर। सेकंड की फोर्थ की हम फिर वो देख लेते हैं उसमें आपको मिला या नहीं मिला। सर अब तो काइंडली दे दे सर, वो तो कर दूंगा। नहीं आप बताएं आपको मिला या नहीं मिला, पहले ये बात कंफर्म करें आप। सर मुझे श्योर पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं मिला था। आपका ख्याल है? रिकॉर्डिंग है नहीं आप लोगों के पास?
फर्स्ट सेकंड, हाँ जी, वो जो था आपके पास हैंगिंग ड्रॉप मेथड वाला, उस पे एंड पे आप देख लें, आपके पास टॉपिक होगा। वो रिकॉर्डिंग आपसे शेयर्ड है ना आप लोगों से? भाई रिकॉर्डिंग, जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है वो आपसे शेयर्ड है ना? और सर हमारे पास तो नहीं। सर वो लास्ट चीज का 2 भी लैब्स की है बस। लास्ट 2 लैब्स की है, पहली की नहीं है? नहीं सर, पहली की नहीं है मेरे ख्याल में। पहली की भी है, सेकंड की भी है। आपके पास पहली माइक्रोस्कोपी, देन उसमें था आपके पास हैंगिंग ड्रॉप, फिर आपके पास आया स्लाइड प्रिपरेशन, फिर उसके बाद माइटोसिस मियोसिस। स्टेनिंग तो नहीं आपको करवाई मैंने? करवा दी हुई है सर। करवाई है। स्टेनिंग भी करवाई है आपको? यस सर। यस। यस सर, करवा दी है। आपको वो करवाया है, हैंगिंग ड्रॉप मेथड करवाया मैंने? नहीं, यस सर। स्लाइड वो कब प्रिपरेशन, की है? हाँ हाँ, करवाई था, उसकी असाइनमेंट मिली थी मुझे। कब करवाया था वो याद जो नहीं। डिप्रेशन स्लाइड वाला था, जिसके अंदर ड्रॉप हैंग हो जाता था जब उसको इंगेज करते थे। वो आपको करवाया मैंने? यस सर। पता नहीं, हमारी मेरे जहन में नहीं। मुझे असाइनमेंट ही उसकी मिली थी। अच्छा, फिर सर आप रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, फिर हमें पता चल जाएगा कि करवाया था। सर आप आपके जितने भी लेक्चर हैं हम सबसे कर दिए। सर यूट्यूब पे आपकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं? हाँ उधर पड़ी हुई है। सर मैं देख रहा हूँ, मुझे नजर आई है माइक्रोस्कोपी वाली रिकॉर्डिंग, घंटे की है यूट्यूब पे। ठीक है सर इस सिस्टम से हम थोड़ा बलद नहीं है सर। हम इस वजह से हमें पता नहीं चलता सर। हम एलएमएस पर अब भी बलद नहीं है सर कि वो असाइनमेंट वगैरह कहाँ से हम देख ले। ओहो बेटा, वो आप लोग देख लिया करें ना। अगर जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? बंदा सीखता है, बंदा कोशिश करता है, फिर ही सीखता है। कि बंदा सर कहे कि कोशिश, जी सर कोशिश तो कर रहे हैं सर हम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम भी सर वो हो जाएंगे। नहीं, आप वो पूछ लिया करें ना, जो चीज समझ ना आए पूछ लिया करें। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं होती। आप सर जी सर, जी पूछेंगे सर, इस वजह से जी सर मैंने पूछने में कोई बेइज्जती वाली बात नहीं होती। ठीक है सर, तो इस वजह से मैंने पूछ लिया ना। हाँ चलें जी, आपकी अटेंडेंस भी हो गई है और आपको क्विज का भी बता दिया है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सर कॉपी अभी भी नहीं आप सही से क्लियर हुआ हमें। कॉपी सर हमने विलिंग नहीं है। सर आगे रोजे आ रहे हैं, ख्याल करें। और सर पहले भी हमें इतनी सारी चीजें मिली असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए। नहीं सर, हमें ना दे नोटबुक बनाने को। सर आपने कहा था ना कि आप लोग विलिंग है, इसलिए वो तो हम विलिंग नहीं है। हमने तो आपसे पूछा था कि ये ना हो कि कंपलसरी हो और हमारी रह जाए, इसलिए हमने पूछा। अच्छा, आप कॉपी बनाने के विलिंग नहीं है? नो सर, नो सर। कभी भी नहीं। अच्छा, जो चाहते हैं कॉपी ना बनाए वो हैंड रेज करें। चलें, ये तो अच्छा 6 7 2 तो 4 तो 6 8 9 1 2 3 4। अच्छा, बच्चे भी हैंड रेज कर रहे हैं। सभी नहीं चाहते हैं। चलो ठीक है, मैं फिर आपकी ना असाइनमेंट लूँगा अल्टरनेटिव पे, तो आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपकी असाइनमेंट होगी। ठीक है? ठीक है सर। ठीक यस है सर। जैसे आपकी मर्जी। क्लियर हो गया? ओके। यस सर। ओके बेटा, ओके। सर मेरी मीटिंग अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी, प्लीज रिपीट कर देंगे आपने क्या कहा है?
मैं कह रहा हूँ कि आपको असाइनमेंट देंगे 3, यस सर। ठीक है, तो 2 और देंगे आपको, वो आपकी टर्नटेन पे ओके होंगे सर। और उधर ही आपने उसको सॉल्व करना होगा और अपलोड करना होगा, वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर देंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, और कोई आपकी क्वेरी हो? सर बस एक दफा बता दें क्विज कब होगा। क्विज ये आप लोग ना एक्चुअली एलएमएस पे हैं, लेकिन जो है ना वो एलएमएस सही मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तो मैं आज उसको चेक करवाता हूँ वो स्टेयर टीम से ना, तो फिर आपको मैं गाइड कर दूंगा मेल के थ्रू कि वो आपको आप अवेलेबल कब होंगे, आपसे पूछ लूंगा आपकी अवेलेबिलिटी, देन उसके अकॉर्डिंग मैं डिज़ाइन कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, वैसे आप लोग अभी टाइमिंग भी चेंज हो गई है, तो आपकी सेकंड टाइम तो क्लास कोई नहीं होती सर अब तक हमें मेल नहीं आई है हमारे न्यू टाइम टेबल की। नहीं, 3 से ऑनवर्ड क्लास होती है आपकी। यस सर, 1 होती है। सर अभी न्यू टाइम टेबल की मेल नहीं आई, तो इस वजह से हमें नहीं पता कि अब कल से क्या टाइमिंग है। नहीं, एक्चुअली ये जो है ना टाइमिंग ये ऐसे है कि पहले जो आपका लेक्चर होता है ना 1.25 घंटे का, वो अब हो गया है 8 से 9 बजे तक, हाँ 1 घंटे का। फिर उसके तो अकॉर्डिंग सर लैब की टाइमिंग क्या है? फिर आप इसमें आधा घंटा और निकाल दें। वैसे ही आपकी जो लैब टाइमिंग है ना ये 8 से 10:30 तक है, आपको पता है? यस यस सर। यस सर। हाँ, तो फिर 8 से 10 तक हो जाएगी। तो आप लोग ना मुझे अपनी अवेलेबिलिटी बता दें, आप लोग अवेलेबल कब है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन कर लेंगे। सर हम आपको मेल के थ्रू बता देंगे, अभी हमारे पास न्यू टाइम यस टेबल नहीं सर, आया। हम डिसाइड करके तो फिर आपको बता देंगे। ठीक होगा, ठीक होगा। सर ओके जी, आप तक रिकॉर्डेड लेक्चर्स शेयर कर दें। हाँ मैं शेयर कर दूंगा अभी ना, वो सारे डाउनलोड करके ना वो आपको लिंक भी दे दूंगा, और सेकंड आपके साथ यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दूंगा। ओके सर। और सर क्विज के 3 टॉपिक्स हैं, माइटोसिस, मायोसिस और माइक्रोस्कोप। यस ओके, थैंक यू सर। जी। सर ये जो असाइनमेंट थी हमारी जो अभी हमने सबमिट करा दी, ये एमएस वर्ड पे ही बनानी थी या हैंड रिटन? वैसे मैंने तो आपको एमएस पे कहा था ना, वर्ड पे। नहीं सर, आपने कहा आपने था बोला था जैसे मर्जी बना लें। जैसे इजी हो, पीडीएफ फाइल में सर कन्वर्ट आपकी कर मर्जी का। सकते हैं। सर मैंने दोनों तरह से बनाई थी ये। नहीं, मैंने क्या कहा था कि वर्ड पे बनाए या वैसे आपने कहा था कि सर आपकी आपने कहा मर्जी है, था जैसे मर्जी बना। है, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी है जिसमें बनाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे मर्जी बना के भेज दें। ठीक है सर, अब तो बना दी। चले ठीक हो गया। रहमानुल्लाह, आप सुन रहे हो? जी सर, सुन रहा हूँ। हाँ रहमानुल्लाह, आप ना मुझे बना के भेज दो इस पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इस पे। जी सर, इंशाल्लाह कर दूंगा, आज ही कर दूंगा सर। आज ही कर देना। ठीक है सर, और तारिकुल्लाह का टॉपिक भी बता दें। तारिकुल्लाह को कह दो कि वो बना दे ग्राम स्टेनिंग पर। 13 ग्राम स्टेनिंग है, ठीक है सर। ठीक है जी जी सर। ओके बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेरी then you are welcome, if not then you people can left meeting. अल्लाह हाफिज सर। ओके, अल्लाह हाफिज सर। सर इस ईमेल की रिप्लाई में रवान करनी है सर। जैसे मर्जी कर दें, अल्लाह मेल हाफिज सर। मेरी ठीक मेल है है ना। सर, ठीक है सर, थैंक यू। हम लीव कर देंगे।